गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे ट्रांसलेशन के तीसरे और अंतिम चरण को पढ़ेंगे, जो कि इसका टर्मिनेशन वाला भाग है। इसके पहले के दो वीडियो में हमने ट्रांसलेशन या अनुवादन के इनिशिएशन यानी आरंभन और इलोंगेशन दीर्घीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसके टर्मिनेशन या समापन के बारे में अध्ययन करेंगे। टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड्स व्हेन द राइबोसोम ट्रांसलोकेट्स टू ए टर्मिनेशन कोडोन। जैसे कि हमने इलोंगेशन में पढ़ा था कि इलोंगेशन फैक्टर्स की मदद से जो हमारा अमीनो असाइल टीआरएनएज हैं, जिनको हम चार्ज्ड टीआरएनए भी कहते हैं, वो राइबोसोम्स की साइट पर आते हैं। पहला जो इनिशिएटर चार्ज्ड टीआरएनए है, जिसे हम इनिशिएटर टीआरएनए है, वो सबसे पहले पेप्टिडाइल साइट या पी साइट पर आकर के जुड़ जाता है एक्सेप्शनली, और उसके बाद में आने वाले अनदर जो चार्ज्ड टीआरएनए हैं वो ए साइट पर आते हैं। उन पर उपस्थित जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक लंबी पेप्टाइड चेन बनती जाती है। ये स्टेप कंटिन्यू होती रहती है। राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है इलोंगेशन फैक्टर जी की मदद से, जीटीपी की मदद से, और ये साइट्स पर टीआरएनएज की जो सिचुएशन है वो चेंज होती जाती है। ये राइबोसोम एमआरएनए के 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर धीरे धीरे ट्रांसलोकेट होता है, और तब तक होता है जब तक कि एमआरएनए पर टर्मिनेशन कोडोन्स नहीं आ जाए। जब एमआरएनए पर टर्मिनेशन कोडोन्स आ जाते हैं, टर्मिनेशन कोडोन्स कह दो, चाहे इन्हें स्टॉप कोडोन्स कह दो, चाहे इन्हें नॉनसेंस कोडोन्स कह दो, ये वो कोडोन्स हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें स्टॉप कोडोन्स कहा जाता है। क्योंकि ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे, इन कोडोन्स के लिए ऐसा कोई टीआरएनए नहीं है जिनके एंटी कोडोन्स इन कोडोन्स के साथ पेयरिंग कर सकें। तो जब एमआरएनए पर जब ये नॉनसेंस कोडोन्स या स्टॉप कोडोन्स आ जाते हैं तो ए साइट पर कोई भी टीआरएनए आकर के नहीं जुड़ता है। ऐसे में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम रिलीज फैक्टर्स कहते हैं। ये रिलीज फैक्टर्स आती हैं और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक कर देती है और अलग कर देती हैं। इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन या समापन कहते हैं। Because there are no tRNAs with anticodons complementary to the termination codons, no tRNA enters the A site of the ribosome। क्योंकि कोई भी ऐसा tRNA नहीं है जिसके जो एंटीकोडोन्स हों वो टर्मिनेशन कोडोन्स के कॉम्प्लीमेंट्री हों, इसलिए कोई भी tRNA जो है वो राइबोसोम की ए साइट पर नहीं आकर के जुड़ पाता है। प्रोटीन्स कॉल्ड रिलीज फैक्टर्स बाइंड टू द राइबोसोम, दैट इज RF1, RF2 एंड RF3। तब उस वक्त कुछ प्रोटीन्स जिन्हें हम रिलीज फैक्टर्स कहते हैं, जैसे कि RF1, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 एंड रिलीज फैक्टर 3, वो राइबोसोम पर आती हैं, जुड़ती हैं और उस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज़ करने का काम करती हैं। जैसे हमने इनिशिएशन के दौरान कुछ प्रोटीन्स के बारे में बात की थी जिन्हें हम इनिशिएशन फैक्टर्स कहते थे, दैट वाज IF1, IF2, IF3। इसी टाइप से इलोंगेशन के दौरान भी कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इस प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, जैसे कि EFTU, EFTS, EFG। और इसी तरीके से हमारे टर्मिनेशन वाले पार्ट में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, जिन्हें हम रिलीज फैक्टर्स कहते हैं। रिलीज फैक्टर्स 1 बाइंड्स टू द टर्मिनेशन कोडोन्स UAA एंड UAG। तो 3 टाइप के नॉनसेंस कोडोन्स या स्टॉप कोडोन्स होते हैं, UAA, UAG और UGA, जिनमें से UAA और UAG को RF1 आइडेंटिफाई करता है, और जब ये स्टॉप कोडोन्स आते हैं तो रिलीज फैक्टर 1 इनके ए साइट पर, राइबोसोम के ए साइट पर इन कोडोन्स के सामने आकर के जुड़ जाता है। और अगर टर्मिनेशन कोडोन्स UGA या फिर UAA है, UAA दोनों में कॉमन है, तो अगर UGA या UAA mRNA में स्टॉप कोडोन्स के रूप में आ जाते हैं तो रिलीजिंग फैक्टर 2 इनके सामने आकर के जुड़ जाता है। The binding of RF1 or RF2 to the A site of the ribosome promotes the cleavage of the tRNA in the P site from the polypeptide chain and the release of the polypeptide। जैसे ही RF1 या RF2 कौन सा जुड़ेगा वो डिपेंड करता है कि हमारे इसमें कौन सा स्टॉप कोडोन है।
तो जैसे ही RF1 या RF2 राइबोसोम की ए साइट पर आकर के जुड़ जाता है, तो क्योंकि पी साइट पर अभी है tRNA है और उस tRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है, जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर 1 या 2 में से कोई भी एक आकर के ए साइट पर जुड़ जाता है, उस tRNA से जुड़ी जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वहाँ पे क्लीवेज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और वो पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है, फ्री हो जाती है। Release factor 3 forms a complex with ZTP and binds to the ribosome and ZTP is hydrolyzed to ZDP। इसमें एक फैक्टर रिलीज फैक्टर 3 भी हेल्पफुल होता है जो कि GTP से बाइंड होता है। GTP एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है तो GTP का हाइड्रोलाइजेशन होगा, जल अपघटन होगा और GTP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, GDP में। तो GTP को लेके आने का काम रिलीज फैक्टर 3 करता है। इस सारी प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये mRNA है, 5 प्राइम से 3 प्राइम सिरे की ओर जुड़ा हुआ है। इसमें P साइट पर tRNA लगा हुआ है और ये P साइट दिखाई दे रही है, ये A साइट है और ये एग्जिट या E साइट है। P साइट पर जो tRNA है ये ग्रीन कलर में, ये अपने एंटीकोडोन्स के द्वारा mRNA के कोडोन से जुड़ा हुआ है और इस tRNA से ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है, ये जो पर्पल कलर में दिखाई दे रही है। When the ribosome translocates to a stop codon, there is no tRNA with an anticodon that can pair with the codon in the A site। जैसे ही राइबोसोम ट्रांसलोकेट होते हुए स्टॉप कोडोन्स तक आता है, जब उसकी ए साइट पर स्टॉप कोडोन्स आ जाते हैं, तो क्योंकि इस स्टॉप कोडोन्स के सामने कोई भी ऐसा एंटीकोडोन वाला tRNA नहीं है, तो ये साइट वैकेंट रहती है, कोई tRNA इस पर आकर के नहीं जुड़ता। ऐसे में रिलीज फैक्टर आकर के जुड़ते हैं, क्योंकि UAG को आइडेंटिफाई कौन करता है, रिलीज फैक्टर 1। तो रिलीज फैक्टर 1 आकर के इस UAG के सामने ए साइट पर जुड़ जाता है। इसके साथ साथ रिलीज फैक्टर 3 ZTP को लेकर आता है, जो कि इस प्रोसेस में आवश्यक जो एनर्जी है उसे प्रोवाइड करने का काम करेगी। जैसे ही RF1 इस ए साइट पर आकर के जुड़ा, tRNA से ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे ब्रेक हो गया, टूट गई और ये पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में फ्री हो गई है। ये फ्री हो गई है और जैसे ये फ्री हो जाती है वैसे ही बाकी की जो भी कॉम्प्लेक्स हैं वो भी डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन निकल गई है वैसे ही आप देख रहे हैं कि mRNA भी अलग हो गया है, राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स भी अलग हो गई हैं, tRNA भी अलग हो गया है, रिलीजिंग फैक्टर 1, 3 ये सब भी अलग अलग हो गए हैं। तो ये सारी प्रोसेस कलेक्टिवली टर्मिनेशन या समापन कहलाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्मिनेशन के दौरान ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। डीआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो डिपेंड करती है कि हमारे mRNA पर कोडोन्स की क्या सीक्वेंस है। ग्रीन कलर वाला जो है ये स्टार्ट कोडोन है, रेड कलर वाला जो है ये स्टॉप कोडोन है और इसके बीच में ये सारी इलोंगेशन की प्रोसेस है। जैसे जैसे ये सीक्वेंसेस बढ़ती जाती हैं ट्रिपलेट कोडोन के रूप में, वैसे वैसे इनके अनुरूप टीआरएनए जो है अपने अमाइनो एसिड्स को लेकर आते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाते हैं। तो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो mRNA के कोडोन्स के द्वारा स्पेसिफाइड होती है। अगर mRNA के सीक्वेंस में कोई भी शफलिंग होगी, ट्रिपलेट कोडोन्स के सीक्वेंसेस में भी कोई शफलिंग होगी, कोई चेंजेस होंगे, तो वो बिल्कुल प्रभावित करेंगे हमारे अमीनो एसिड की सीक्वेंस को। और अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस अगर थोड़ी भी चेंज होते हैं तो हमारी पूरी प्रोटीन चेंज हो जाती है। तो प्रोटीन किस टाइप की बननी है वो डिपेंड करता है अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस पर, और अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस किस प्रकार से लगेंगे, उनका क्या ऑर्डर रहेगा, वो डिपेंड करता है mRNA पर उपस्थित कोडोन्स पर। हम इस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से समराइज करते हैं। इनिशिएशन से पहले tRNA की चार्जिंग होती है, इसमें अमीनो एसिड ATP से जुड़ता है, एक्टिव अमीनो एसिड बनता है जिसे हम अमीनो असाइल AMP कहते हैं। ये अमीनो असाइल AMP सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से tRNA से जुड़ता है, जिसके फलस्वरूप अमीनो असाइल tRNA का निर्माण होता है। यह प्रोसेस tRNA चार्जिंग कहलाती है। जैसे ही tRNA चार्ज हो जाता है साइटोप्लाज्म में
राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से mRNA आकर के जुड़ता है, उसके बाद में लार्ज सब यूनिट भी जुड़ जाती है और फिर इनिशिएटर tRNA एक्सेप्शनली पी साइट पर आकर के जुड़ जाता है। ये हमारी इनिशिएशन वाली पार्ट है जिसमें कुछ फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स हेल्पफुल होते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में IF1, IF2, IF3। इनिशिएशन के बाद में आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि राइबोसोम के पास में जो 3 साइट्स हैं, A साइट, P साइट और E साइट, क्योंकि पहला इनिशिएटर tRNA है वो कहाँ पर आकर के जुड़ेगा, P साइट पर। इसके बाद आने वाले सभी चार्ज tRNA किस पर आकर के जुड़ेंगे, A साइट पर। जैसे ही 2 tRNA पास पास आते हैं उनके ऊपर जो अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जो P साइट वाला जो tRNA है उसका कनेक्शन अमीनो एसिड से हट जाता है और वो P साइट वाला जो tRNA है खाली होकर के E साइट या एग्जिट साइट पर आ जाता है और एग्जिट साइट से ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है। जैसे ही ये चला जाता है राइबोसोम ट्रांसलोकेट होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम से की ओर मूव करता है, जिससे इनकी जो साइट्स हैं वो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। A साइट फिर खाली हो जाती है, तो अगला आने वाला चार्ज tRNA है वो फिर से कहाँ जाता है, A साइट पर, A साइट पर आ जाता है। और इस तरीके से नया आने वाला A पर आकर के जुड़ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में P साइट वाला tRNA E साइट पर चला जाएगा, A वाला P पर आ जाएगा। ये स्टेप कंटिन्यू चलती रहती है जिसे हम इलोंगेशन कहते हैं, और ये तब तक चलती है जब तक कि राइबोसोम ट्रांसलोकेट होकर के mRNA के स्टॉप कोडोन्स को ना ले आए A साइट पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं UAG जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन आ गया है, इसके लिए कोई tRNA नहीं है, तो यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर आकर के जुड़ गए हैं। जैसे रिलीज फैक्टर आकर के जुड़ गए, यहाँ से ब्रेक हो गया है, tRNA और अमीनो एसिड के बीच में ब्रेक हो गया है, जिससे जो हमारी ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, ये साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। और सारा जो कॉम्प्लेक्स है जैसे कि बड़ी सब यूनिट, छोटी सब यूनिट, mRNA, tRNA, वो फिर से एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस, इसमें इलोंगेशन में जो फैक्टर्स हैं EF, प्रोकैरियोट्स के केस में EF, TU, TS और EFG, और टर्मिनेशन के केस में फैक्टर्स हैं रिलीजिंग फैक्टर्स RF1, RF2 एंड RF3। इसके अलावा हमने ये देखा कि tRNA की चार्जिंग के दौरान जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो ATP कर रहा है, लेकिन इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो ZTP के थ्रू हो रही है। यहाँ पर ZTP एनर्जी के प्रोवाइड करने का काम करती है। tRNA की चार्जिंग के दौरान AMP मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, AMP का हाइड्रोलाइजेशन होता है। तो ये सारी प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, टर्मिनेशन की। थैंक यू।